कोशिश करेंगे कि आज इसके कार्य सारे ऑलमोस्ट ट्रेड बिल वाले क्वेश्चन कर लें। अगली क्लास अकोमोडेशन बिल की सेपरेट करेंगे, तो इसे दो पार्ट में कवर करेंगे। आज वाले में हम इसकी एंट्रीज रिवाइज करेंगे और एक क्वेश्चन ट्रेड बिल का फुल फ्लैश में प्रैक्टिस में कराऊंगा। हेलो मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं सीए अनुज सिंह तोमर एक बार फिर से हाजिर हूं। सर जी आज है हमारा डे 15 और आज से शुरू करेंगे हम बीओई, बोले तो बिल ऑफ एक्सचेंज। 10 नंबर का चैप्टर है और मेरा बच्चा जानता है सर जी 10 नंबर के लिए तो हम जान, अनुसर के डायलॉग को बोलो जल्दी से, सर जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। मतलब इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से कवर करने वाले। कोशिश करेंगे कि आज इसके कार्य सारे ऑलमोस्ट ट्रेड बिल वाले क्वेश्चन कर लें। अगली क्लास अकोमोडेशन बिल की सेपरेट करेंगे, तो इसे दो पार्ट में कवर करेंगे। आज वाले में हम इसकी एंट्रीज रिवाइज करेंगे और एक क्वेश्चन ट्रेड बिल का फुल फ्लैश में प्रैक्टिस में कराऊंगा। तो फिर आप घर जाके इनके बाकी जो ट्रेड बिल के क्वेश्चन है स्टडी मैट के, आरटीपी के, पीवाईक्यू के, उन्हें प्रैक्टिस करोगे और फिर हम अगली क्लास में अकोमोडेशन बिल का भी दर खत्म कर देंगे। बढ़िया, पक्का? तो बिना देरी के साथ में पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और जल्दी से शुरू करते हैं। और फिर अच्छे से करने के बाद एक कमेंट जरूर करना कि सर कैसा लगा, मजा आया। तो अभी तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। हाँ जी, तो मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिक कॉन्सेप्ट से। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो हम नॉर्मली पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूं कि हम जब भी किसी को सामान बेचते हैं, मान लो भैया मैं हूं मिस्टर ए, मेरे बच्चे मैं हूं मिस्टर ए और मिस्टर ए ने गुड्स सोल्ड करे। बेटा क्या करें? गुड्स सोल्ड करे हैं सपोज ₹1 लाख के, ₹1 लाख के टू मिस्टर बी। बाबू दैट मीन्स मैं हो गया सेलर और मेरा बी हो गया बाबू बायर। अब पॉइंट ये है कि अगर मैं कहता हूं भाई मैंने सामान बेचा है तो मैं एक एंट्री मारूंगा सेल की, लेकिन मैं सामने से वाले से बोलता हूं भाई पैसा, ओहो पैसा कब मिलेगा क्या, तो वो कहता है सर पैसा दे दूंगा, भगा थोड़ी ना जा रहा हूं, थोड़ा टाइम दे दो, उधार में सेल कर रो। दैट मीन्स उसको मैंने क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है 2 महीने का। कितने महीने का? मैंने कहा चल मेरे बच्चे 2 महीने बाद पैसा दे दियो। अब पॉइंट ये है कि 2 महीने बाद दे तो दियो पर डर लग रहा है, ये मिस्टर बी खतरनाक किस्म का इंसान लग रहा है मुझे। मैंने कहा बाबू मैंने सामान भी दे दिया और बाद लो 2 महीने बाद इसने पैसा नहीं दिया तो मेरा तो नुकसान होगा, आप तो इसे बेड डेट बोल दोगे अकाउंटेंट साहब, पर बाबू मेरा तो सामान भी गया पैसा भी गया। तो मैं थोड़ा डर मर के अब मैं क्या करूं? तो मैं कहता हूं कि भाई साहब मिस्टर बी जी जो ये आप बात कह रहे हो ये आप रिटर्न में दे सकते हो। तो मैंने एक कागज का टुकड़ा उठाया और उस पर लिख दिया मिस्टर बी जी भाई मैंने ड्रॉ करा, मैंने सेलर ने ड्रॉ करा, लिख दिया मिस्टर बी जी आपको पे करना पड़ेगा कितना? ₹1 लाख, ₹1 लाख आफ्टर 2 मंथ। बस मैं इजी टर्म्स के लिए समझा रहा हूं। और मिस्टर बीजी आप बस इस पे साइन कर दो, आप इस पे अपना अंगूठा लगा दो और मैं इसे लीगली स्टैंप करा देता हूं। बेटा जैसे ही आप इसे लीगली स्टैंप कराओगे तो ये कागज का टुकड़ा बन जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बन जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि बाबू जब हम सामान उधार में बेचते हैं तो मुझे डाउट होता है कि पता नहीं पैसा आए ना आए, तो मैं सामने वाली पार्टी पे बिल लिखवा देता हूं। जिस बिल को सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करती है मैं इसे लीगली स्टैंप कराता हूं, ये बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें अगर पार्टी को बोले तो जो बिल बना रहा होता है बाबू इसे हम बोलते हैं ड्रॉर, शाबाश। जिस पे बिल बनाया जाता है इसे बोलते हैं ड्रॉई या फिर एक्सेप्टर, शाबाश। और अल्टीमेट जिसे पैसा मिलेगा, अगर मुझे ही पैसा मिलेगा तो बेटा मैं ही होऊंगा पेई, और अगर मेरे ब्याह पे मैंने ये बिल किसी को दे दिया, बैंक को दे दिया, इंडोर्स कर दिया, आएंगे आने वाले कॉन्सेप्ट, तो बेटा जिसको पैसा अल्टीमेट मिलेगा वो बनता है पेई, वो बनता है पेई। तो 3 पार्टी होती है, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। सेलर ड्रॉर होता है, बायर ड्रॉई होता है और जिसको अल्टीमेट लास्ट में पैसा मिलता है वो पेई कहलाता है। अगर बिल की बात करें तो बेटा बेसिक सी कंडीशन है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है कि बाबू कुछ भी हो जाए, नो इफ एंड बट, आपको 2 महीने बाद, फिक्स टाइम के बाद, फिक्स पीरियड के बाद बाबू फिक्स अमाउंट देना है, बात खत्म। क्लियर है? और ये लीगली स्टैंप होता है, सामने वाला इसे साइन कर दे तो ये बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। इससे ज्यादा बेटा इस बिल ऑफ एक्सचेंज की कहानी के बारे में हम डिस्कशन नहीं करते, ठीक है? अब इसमें अगला कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं तो वो आता है मैच्योरिटी डेट का।
भाई ये मैच्योरिटी डेट क्या होती है, ड्यू डेट क्या होती है, हमने फ्यूचर पढ़ लिया, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब ये मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट क्या होती है, थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड में लेके जाऊंगा बेटा, क्योंकि अपने को मेन अकाउंटिंग पे फोकस करना है। मैच्योरिटी डेट होती है बाबू, बोला जाए तो लास्ट डेट ऑफ द बिल, कि भैया जब तक हमें पैसा आ जाना चाहिए, 2 महीने बोले हैं ना बेटा, तो आप कहते हो यहां पे एक फॉर्मूला लगाते हैं कि जिस दिन डेट ऑफ बिल है, अगर मुझे मैच्योरिटी डेट निकालनी है या ड्यू डेट निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या है, जिस दिन हमने बिल लिखा बाबू, जिस दिन हमने बिल लिखा उसमें पीरियड ऐड कर दो। जितने महीने का भी बिल है भैया, 90 दिन का, 60 दिन का, 2 महीने का, 3 महीने का, जो भी है वो पीरियड ऐड कर दो। ये प्लस बाबू जो भी दिन आई उसमें 3 दिन एज अ ग्रेस पीरियड, लॉ कहता है बाबू ऐड कर दो। तो जो डे आएगी विच इज द एक्सपायरी डे या लास्ट डे या मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट, खत्म। जैसे आज मैंने बिल लिखा, फॉर एग्जांपल आज क्या है, आज है हमारे पास, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आज है 25 जून, तो 25 जून को मैंने बिल लिखा बेटा, 25 जून को अगर मैंने बिल लिखा और मैं कह रहा हूं 2 महीने का बिल लिखा है, तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, आप कहोगे सर 25 जून हमारा बिल की डेट है, इसमें 2 महीने का बिल है और बेटा प्लस कर दो इसमें 3 दिन, तो आप ऐड करोगे सीधा। जब मंथ में कैलकुलेशन, 5 बातें सिखानी है। पहली बात सर, जब भी मंथ में दिया हो तो बेटा आप डेज छोड़ दो कि 30 का महीना है, 31 का महीना है, 15, अरे छोड़ो ना, सीधा 25 से 25 जुलाई, 25 जुलाई से 25 अगस्त, और 25 अगस्त में बाबू 25 अगस्त में 3 दिन ऐड कर दो, दैट मींस 28 अगस्त इज माय मैच्योरिटी डेट। ओ 28 अगस्त इज माय मैच्योरिटी डेट। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर मंथ में दिया है तो बेटा आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको सीधा महीना घूम के जाना है, बात खत्म। लेकिन अगर यहीं पे बात नंबर सेकंड, अगर वो कह दे 25 जून का आज का बिल लिखा है और हमने 2 महीने के लिए नहीं 60 डेज के लिए लिखा है, ओ 60 डेज के लिए लिखा है, तो बेटा कैसे निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, तो बेटा फिर आपको एक एक दिन काउंट करना पड़ेगा। सर एक एक दिन कैसे काउंट होगा, फिर ऐसा नहीं 25 जून से सीधा 25 जुलाई, ना 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 मुन्ना ना, आप कहोगे जून में होते हैं 30 दिन बाबू, जून में कितने होते हैं 30 दिन, 30 में से जिस दिन तक बिल लिखा है डेट ऑफ बिल के नेक्स्ट डे से काउंटिंग शुरू होगी, हटा दो डेट ऑफ बिल, तो 25 दिन तो बीत गए, तो इसका मतलब जून के बचे हैं 5, बहुत बढ़िया, जुलाई में होते हैं पूरे 31, बहुत बढ़िया, और बेटा 31 और 5 36 दिन हो चुके हैं, इसका मतलब 24 दिन और चाहिए, और 24 दिन होंगे अगस्त के, तो बेटा 24 अगस्त आएगी मेरी यहां पे डेट, इसमें 3 दिन ऐड करोगे तो बेटा 27 अगस्त इज माय ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट। इस केस में बात समझ आ रही है, दोनों में डिफरेंस समझ आया। दिस इज द फर्स्ट मंथ कैलकुलेशन, अगर मंथ दिया है तो बेटा डायरेक्ट एक्सीड करो। सेकंड कैलकुलेशन बेटा अगर डेज दिया है तो आपको एक एक दिन काउंट करना पड़ेगा, और उसका शॉर्टकट तरीका यही है कि जिस महीने में बिल लिखा है बाबू, उस महीने में जितने दिन बीत चुके हैं, मतलब डेट ऑफ बिल तक का जो डेट है वो हटा दो, बाकी दिन की एक एक काउंटिंग कर लो फटाक से, बढ़िया। तीसरी बात, अगर कभी कोई मैच्योरिटी डेट बाबू, कोई मैच्योरिटी डेट किसी नेशनल हॉलिडे पे आ जाती है, किसी भी नेशनल हॉलिडे या पब्लिक हॉलिडे, सर ये क्या होते हैं, आपको सिर्फ 3 दिन याद रखने हैं जो हमारे लॉ के हिसाब से हैं, वो 3 दिन है बेटा, क्या क्या आप कहोगे, अगर हमने कभी कैलकुलेशन करी और जो मैच्योरिटी डेट निकल के आई, ग्रेस पीरियड ऐड होके बेटा वो 26 जनवरी को आ गई है, या फिर 15 अगस्त को आ गई है, या फिर बेटा 2 अक्टूबर को आ गई है, दैट मींस गांधी जयंती, सर जी रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, दीज आर नेशनल हॉलिडे, और आपको ये पहले से पता है, ये ऐसा तो नहीं है कि 26 जनवरी को पता चला ओ आज 26 जनवरी है, नहीं बाबू ये तो तुझे पहले से पता था, तो बाबू तू अपनी मैच्योरिटी डेट को एक दिन पहले, जो भी वर्किंग डे होगा वो एक दिन पहले रखेगा, दैट इज 25 जनवरी या 14 अगस्त या तेरे लिए 1 अक्टूबर। फॉर एग्जांपल मैंने कहा बेटा मान लो मैंने बिल लिखा 12 जून का, 12 जून का 2 महीने का, 12 जून का 2 महीने का, जल्दी बताओ 3 दिन, तो मैं कहूंगा 12 जून से सीधा सीधा 2 महीने ऐड करो, 12 जून से 12 जुलाई, 12 जुलाई से 12 अगस्त, 12 अगस्त और 3 दिन, 12 अगस्त और 3 दिन ऐड करोगे तो बेटा ये तो आ गई 15 अगस्त। ओहो हो, अब 15 अगस्त तो नेशनल हॉलिडे है, तो भैया मैच्योरिटी डेट हो जाएगी क्या 14 अगस्त, बढ़िया, ठीक है जी। बात नंबर 4 बेटा, अगर कभी आपकी नेशनल हॉलिडे नहीं इमरजेंसी हॉलिडे होता है, सर संडे वनडे को नहीं कवर करते, नहीं बाबू सिर्फ 3 छुट्टियां, बात खत्म, इनके अलावा होती हैं इमरजेंसी हॉलिडे।
सर इमरजेंसी हॉलीडे क्या होती है? इमरजेंसी हॉलीडे मतलब कि भैया बैंक की स्ट्राइक है, भारत बंद है, या गवर्नमेंट ने कोई सडन हॉलीडे लगा दिया, लॉकडाउन वगैरह जैसी सिचुएशन, या ड्रॉय की डेथ हो गई। बाबू कोई भी ऐसा रीजन हो गया है जो हमें पहले से प्लान्ड नहीं था, ये क्वेश्चन बताएगा, हमें सपने नहीं आएंगे। तो अगर कोई ऐसी छुट्टी हो गई है जो पहले से प्लान्ड नहीं थी, तो उस केस में आपका जो नेशनल जो आपका मैच्योरिटी डेट है वो हो जाएगा एक दिन बाद का, 1 डे आफ्टर, जो भी वर्किंग डे होगा उसका एक दिन बाद। क्लियर है? मान लो आपका मैच्योरिटी डेट आ रही है 28 अगस्त, और 28 अगस्त को गवर्नमेंट कहती है भाई ये नेशनल इमरजेंसी हॉलीडे है, तो आप 29 अगस्त को पैसा इंतजाम करवाओगे, सामने वाले से एक दिन आगे बढ़ा दोगे कि चल भाई ठीक है एक दिन एक्स्ट्रा दिया तुझे। ठीक है बाबू, ये 4 बातें याद रखनी है, बाकी एक फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला और 4 बातें, टोटल 5 चीजें हैं जो आपको मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट में क्लियर है। बस इससे ज्यादा दिक्कत नहीं, इस पे मैं क्वेश्चन भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि पॉइंट इज आपके बुक में जो मॉड्यूल का क्वेश्चन है वो देख लेना, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या क्या बातें हमने कर ली, जल्दी से रिवाइज करते हैं बेटा फटाक से। हमने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज जब आएगी कहानी तो शुरुआत कहां से होगी? कैश ट्रांजैक्शन से? नहीं सर, कैश का तो नामो निशान यहां नहीं होगा। हमने उधार में सामान बेचा था, सामने वाली पार्टी पे हमने बोला भाई तू पैसा देगा, वो कह रहा है हाँ बाद में दूंगा, तो मैंने कहा मैं लिख के दे रहा हूं कि भाई तू पैसा दे, इस बात की तू साइन दे दे। तो मैंने एज अ सेलर मैंने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉर, सामने वाले ने उस बिल पे साइन किया, एक्सेप्टर या ड्रॉई या बायर, और ये पैसा जिसे मिलेगा वो पे। कंडीशन 4-5 है, बिल रिटर्न में होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, पीरियड सर्टेन होना चाहिए, बिल एक्सेप्टेड होना चाहिए, और लीगली स्टैम्प्ड होना चाहिए। अगर ये 6 बातें आपको मिलती हैं तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड बिल माना जाएगा। वैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप अच्छे से पढ़ोगे आप, हाँ, लेकिन सामने वाला पे जो पैसा मिलना चाहिए वो किसके नाम पे, वो बियरर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है एक्सपायरी डेट कैसे निकालेंगे, कि बिल की लास्ट डेट क्या है, कब चैलेंज कर सकते हैं हम कोर्ट में उसे। तो बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा कि नॉर्मली डेट ऑफ बिल प्लस पीरियड प्लस ग्रेस पीरियड ऐड करोगे, ग्रेस पीरियड फिक्स है 3 दिन का, और बेटा ऐड करके आपका आएगा। अब यहां 2 कॉन्सेप्ट आएंगे, या तो पीरियड मंथ में दिया होगा या डेज में दिया होगा। अगर मंथ में दिया है तो सीधा पुश करेंगे अगले महीने, अगर डेज में दिया है तो एक एक दिन की काउंटिंग करके चलेंगे। जब आप नेशनल हॉलीडे मैच्योरिटी डेट निकालोगे तब आपके सामने 2 सिचुएशन आएंगी, या तो वो नेशनल हॉलीडे हो सकता है या इमरजेंसी। अगर नेशनल हॉलीडे तो एक दिन पहले, इमरजेंसी है तो एक दिन बाद। जल्दी से बेटा कमेंट कर दो फटाक से, क्या सब क्लियर है? मैच्योरिटी डेट फटाक से बताओ, क्या सब मैच्योरिटी डेट क्लियर है बाबू? जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। ठीक है, आओ अब आते हैं मेन अकाउंटिंग पे। मेन अकाउंटिंग पे छोटे मोटी बातें करते हैं, मेन अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं बेटा, अकाउंटिंग की बात करूं मतलब इस चैप्टर में अकाउंटिंग का मतलब है जनरल एंट्री, सिर्फ जनरल एंट्री करेंगे हम यहां पे। ठीक है, आराम से देखना, मैं ऑलमोस्ट सारे पूरे चैप्टर की जनरल एंट्री पहले आपके सामने रखने वाला हूं, फिर एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, आराम से देखना। सर सबसे पहली बात होती है, हाँ जी, सबसे पहली बात होती है, आप इसको नोट भी कर सकते हो या ये चार्ट आपको फोटो वोटो लेके रख सकते हो। ठीक है, आराम से देखना, मेरे सामने 2 लोग आएंगे बेटा, एक होगा मेनली ड्रॉर, इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉर। अभी मैं जो बातें करूंगा वो ट्रेड बिल की बातें करूंगा, मतलब मैंने ट्रांजैक्शन करी होगी बिजनेस में, सेल परचेज करी होगी। तो इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉर जो मेरे लिए जनरली कौन होता है? सेलर। ठीक है, और दूसरी पार्टी होगी इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉई, इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई मेरे लिए कौन होता है बेटा? ड्रॉई होता है मेरे लिए बायर। ड्रॉई कौन है मेरे लिए? बायर है। ठीक है, तो हम 2 लोगों की बुक्स की एंट्री करने वाले हैं बेटा आराम से। ठीक है, 2 लोगों की बात करने वाले हैं आराम से। ठीक है, चलो, और ये हमारा इवेंट होगा कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहली बात, अगर मैंने कहा है कि सबसे पहला इवेंट, नॉर्मली क्वेश्चन में कई बार होता है कि हमने गुड्स सोल्ड किए, सपोज गुड्स सोल्ड किए 1 लाख रुपए के ए ने बी को, तो एंट्री क्या होगी बेटा? अच्छा, कई बार ऐसा भी बोलता है कि एट अ ट्रेड डिस्काउंट, एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%, एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%, एंड जीएसटी बता देता है बेटा, कहता है आईजीएसटी लगेगा, मान लो आईजीएसटी लगेगा एट द रेट 18% पर एनम पे। तो बेटा इसकी एंट्री कैसे होगी? सिंपल, मोस्ट एक्सपेंसिव एंट्री करा रहा हूं मैं, सिंपल है बाबू, 1 लाख पे 20% ट्रेड डिस्काउंट है, आपको पता है डिस्काउंट, यहां पे अगर खाली डिस्काउंट भी लिखा हो तो ट्रेड ही मानना, क्योंकि हम तो वैसे भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो कैश डिस्काउंट का तो नामो निशान नहीं होगा। तो 1 लाख में सीधा फ्लैट 20% माइनस करो, मतलब ट्रांजैक्शन ही कितने की? 80 की है बाबू, हमें 20,000 से लेना देना ही नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं होता। अब 80,000 की चीज जब मैंने बेची तो उस पर 18% जीएसटी लगाया, बताओ जीएसटी कितना हो गया? मैं एक बार कैलकुलेट करूं, 18,000
18,000 सॉरी 80,000 का 18% बेटा 14,400। तो इसका मतलब एंट्री क्या होगी? मैं कहूंगा भाई साहब, मान लो मिस्टर बी है, मैं कहूंगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट। ड्रॉई जी पैसा चाहिए आपसे, क्यों? क्योंकि हमने आपको सामान बेचा है, और सामान बेचा है तो सेल हुई है, सेल के साथ में आएगा आउटपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी सेल में सीधा आप नेट प्राइस लिखोगे विच इज 80,000। 1,00,000 माइनस 20%, ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होगा, और 80,000 का 18% आ गया 14,400। तो बेटा आप लोगे अल्टीमेट 94,400। शाबाश, क्लियर है? अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना, मैं कॉन्सेप्ट समझाने पे फोकस हूं। उधर वो क्या करेगा बेटा? वो कहेगा मैंने तो सामान खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट वो कहेगा भाई हमने 80,000 का सामान खरीदा, बहुत बढ़िया। साथ में चिपक के आया है इनपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी भी हो सकता है, एसजीएसटी भी हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो बता दिया। 14,400 टू ड्रॉर। ड्रॉर जी, हाँ जी, आपको 94,400 रुपए दे देंगे। टेंशन नहीं, ले लेना पैसा बाबू, ले लेना। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स परचेज। नरेशन अवॉइड करो। अगला इवेंट क्या होगा बेटा? अगला होता है बिल ड्रॉ करा। हमने इसके लिए बिल ड्रॉ कर दिया। अब बिल ड्रॉ करने की कुछ नहीं होती, नो एंट्री। भाई बिल ड्रॉ करना, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल ड्रॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिल एक्सेप्टेड। जिस दिन बिल एक्सेप्ट होगा तब वो लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा, और बिल एक्सेप्ट होगा तो फील करो बेटा, मान लो ये बिल है, मान लो मैंने ये बिल लिखा, मैंने कहा बेटा ये मैंने बिल लिखा सामने वाले पे, मैंने कहा बेटा ये लो, मैंने लिखा बिल टे 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 लिख के सामने वाले को दिया, कोई एंट्री नहीं। लेकिन जब एक्सेप्ट होके आएगा, मेरे पास आएगा, तो फिर मैं इसे बोलूंगा क्या? जल्दी बताओ। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। शाबाश शाबाश शाबाश। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या टू? क्या टू बताओ? क्या टू? टू बेटा पार्टी का अकाउंट खत्म। ड्रॉई जी ओके, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। 94,400 और 94,400 खत्म। वो क्या एंट्री करेगा? वो कहेगा भाई साहब ड्रॉई जी आ जाओ, ड्रॉर जी आ जाओ भाई, आपकी लाइबिलिटी खत्म, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, खत्म। और बेटा 94,400 का मुझसे ले लो बिल्स पेबल। और क्या चाहिए? जान लोगे क्या? टू बिल्स पेबल। शॉर्टकट लिख रहा हूं, एग्जाम में आप नहीं लिखोगे, ठीक है? 94,400 डन है जी। दैट मीन्स ये दो एंट्री बेसिक एंट्रीज में आएंगी। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ड्रॉई के पास ऑप्शन है, ड्रॉई के पास ऑप्शन, ड्रॉर के पास ऑप्शन है। ड्रॉर चाहे बाबू ये बिल आ गया मेरे पास, अब मैं इसे चाहूं तो 4 ऑप्शन कर सकता हूं। क्या क्या बाबू? मैं इसके साथ क्या क्या कर सकता हूं? मैं इसके साथ कर सकता हूं ऑप्शन 1, इसे मैं संभाल के रख सकता हूं, बिल रिटेन। बेटा मैं रिवीजन मोड में पढ़ाऊंगा तो एक बार में सारी चीजें करूंगा, मैं इसे बिल संभाल के रख सकता हूं। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 मैं इसे, सर जी ऑप्शन 2 मैं इसे बिल डिस्काउंट करा सकता हूं। ऑप्शन 3 मैं इस बिल को इंडोर्स कर सकता हूं, किसी और को दे सकता हूं। अभी एक एक करके बात करेंगे। और ऑप्शन 4 बाबू, ऑप्शन 4 कि हम इसको, ऑप्शन 4 हम इसको ऑप्शन 4 हम इसे बिल सेंड कर सकते हैं फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कि हम इसे बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर सकते हैं। 4 ऑप्शन। कितने ऑप्शन? 4। ड्रॉर के पास 4 ऑप्शन है, या तो ये मैच्योरिटी तक संभाल के रखें और सीधा मैच्योरिटी पे जाए और ड्रॉई को बोले बिल पकड़ो पैसा दो, खत्म। तो इसका मतलब है अगर उसने संभाल के रखा है बाबू, उसने संभाल के रखा है, तो उस केस में सीधा ऑन मैच्योरिटी पे एंट्री होगी। ऑन मैच्योरिटी पे होगी क्या भाई? पैसा आएगा, मान लेते हैं अभी पैसा आ रहा है, कोई डिसऑनर का पॉइंट नहीं है, सीधा पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट, और ये कहेगा बीआर पकड़ो अपना, खत्म। टू बिल्स रिसीवेबल खत्म। 94,400 94,400। अभी ड्रॉई की बात करेंगे बाद में, ठीक है? अगर वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा ऑप्शन 2 लेंगे, मेरे पास बैंक ये बिल पड़ा है, तो मुझे मेरी बैंक ऑफर देती है कि बाबू 2 महीने का बिल है, मैंने कहा, तो कह रहे या तो 2 महीने वेट करो और अपने ड्रॉई से पूरा पैसा लो, ठीक है? या अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए तो आज ही, आज बिल लिखा है आज ही, 2 महीने मत इंतजार करो, आज ही ये बिल हमें दे दो, बैंक कह रही है हमें दे दो, और हम आपको पैसा देते हैं कुछ थोड़ा सा नॉमिनल सा डिस्काउंट काट के, जल्दी पैसा दे रहे हैं ना,
तो अगर मुझे जल्दी पैसा चाहिए तो दैट इज ऑप्शन नंबर 2 कि मैं इसे आज ही बैंक से डिस्काउंट करा सकता हूं। मतलब जिस दिन मैं डिस्काउंट कराऊंगा बेटा उस दिन एंट्री होगी, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। भाई पूरा नहीं आएगा तो एक छोटा सा नुकसान डेबिट होगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। टू क्या, टू बिल्स रिसीवेबल, बिल जाएगा। मान लो 94,400 का बिल गया, 94,400 का बिल गया, 94,400 का बिल गया, और बेटा मान लेते हैं 400 रुपए उन्होंने डिस्काउंट ले लिया, तो 94,000 मेरी जेब में आ गया, 94,000 मेरी जेब में आ गया। ठीक है सर, यहां पे मैच्योरिटी पे क्या एंट्री होगी, मैच्योरिटी डेट पे? बेटा मैच्योरिटी डेट पे होगी नो एंट्री। क्यों? क्योंकि बिल मेरे पास है या बैंक के पास? बैंक के पास। तो मैं कहूंगा बाबू नील बटा सन्नाटा, मुझे कोई एंट्री पास नहीं करनी है। तो दो एंट्री, जिस दिन डिस्काउंट कराऊंगा उस दिन पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल, बिल जाएगा और पैसा आएगा। और जिस दिन मैच्योरिटी होगी तो पैसा मुझे नहीं आएगा, बैंक को आएगा, तो मैं कहूंगा नो एंट्री। ऐसे ही तीसरा ऑप्शन है कि बाबू बिल इंडोर्स। बिल इंडोर्स क्या होता है कि बाबू मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरा तो सिंपल था, मैंने किसी को सामान बेचा है तो मैंने किसी से सामान खरीदा है। अब जिसको बेचा था वहां से पैसा आता और मैं इस खरीदने वाले को अपनी पेमेंट करके क्रेडिटर खत्म कर देता, पर उसने मुझे बिल पकड़ा दिया। अब ये मेरे सर पे चढ़ा जा रहा है कि सर मेरी पेमेंट कर दो, मेरी पेमेंट कर दो। मैं कह रहा हूं भाई साहब ये बिल के बदले जैसे ही पैसा आएगा मैं आपको दे दूंगा, पर वो इंतजार ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं भाई साहब एक काम करो, आप मुझसे छोड़ो, मेरा पीछा छोड़ो, ये बिल ले लो, आप डायरेक्टली पैसा ले लेना, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं, इस लीगल डॉक्यूमेंट पे तो है। तो मैंने अपना बिल इंडोर्स ट्रांसफर कर दिया, किसको? क्रेडिटर को। तो मेरी लायबिलिटी खत्म, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। ओ क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। देखो तीनों केस में चाहे कोई भी केस हो बिल तो जाएगा, बिल जाएगा पैसा आएगा, बिल जाएगा बैंक से पैसा आएगा, बिल जाएगा लायबिलिटी खत्म हो जाएगी 94,400 की, 94,400 की। और बेटा मैच्योरिटी डेट पे बाबू, यहां भी मैच्योरिटी डेट पे नो एंट्री। क्यों? क्योंकि पैसा मुझे नहीं आएगा बेटा, मेरे क्रेडिटर को आएगा। ऑफ कोर्स यहां भी दो एंट्री कि जिस दिन मैं दूंगा उस दिन मेरे सर से लायबिलिटी खत्म, टू बिल्स रिसीवेबल, और बेटा जिस दिन मैच्योरिटी होगी पैसा मुझे नहीं आएगा, मेरे क्रेडिटर को आएगा। तो मैं कहूंगा नो एंट्री। ड्रॉर क्या कहेगा? नो एंट्री। लास्ट केस, बैंक फैसिलिटी देती है, कहती है भाई देखो 2 महीने का बिल है, पैसा 2 महीने बाद ही मिलेगा। पर बाबू आप बड़े आदमी, इतनी सारी ट्रांजैक्शन करते हो, इतने सारे बिल आते हैं, भूल जाते होगे मैच्योरिटी पे। आप एक काम करो, जैसे ही बिल आए ना आप हमें दे दिया करो, इस बार हम आपको पैसे नहीं देंगे, 2 महीने बाद आपके बिहाफ पे आपकी ड्रॉई के पास जाएंगे और पैसा रिकवर करके आपको पूरा पैसा वापस कर देंगे। इसके लिए बैंक कई बार फ्री में भी काम करती है क्योंकि मैं रेप्यूटेड कस्टमर हूं, या बैंक थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्जेस काट लेती है, उसका मुझे भी लेना देना नहीं है। नॉर्मल सा केस है कि बाबू मैंने अपना बिल दिया बैंक को और मैच्योरिटी पे बैंक पैसा कलेक्ट करके मुझे दे देगी। तो एंट्री क्या होगी बाबू? आज राइट आएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। पैसा नहीं, राइट आया। क्यों? क्योंकि बिल गया। अच्छा, और जिस दिन मैच्योरिटी होगी बेटा क्या अब पैसा आएगा? हाँ आएगा, आएगा, बैंक को आएगा और बैंक हमें देगी, तो पैसा होगा बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा पैसा बैंक अकाउंट डेबिट, और ये राइट खत्म, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ओ दैट मींस 94,400, 94,400 बिल गया, राइट आया, फिर पैसा आया, राइट गया, पैसा आया और राइट गया, बात खत्म। तो ड्रॉर शॉर्टेड है भाई, ड्रॉर शॉर्टेड है। ड्रॉर की एंट्री शॉर्टेड है या नहीं शॉर्टेड है भाई? अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा एंट्री में सिंपल सा लफड़ा, सिंपल सा पंगा है कि बाबू अगर रिटेन करा है तो पूरा पैसा आया, अगर डिस्काउंट कराया तो जिस दिन डिस्काउंट कराया उस दिन पैसा आया, थोड़ा नॉमिनल चार्जेस करके, मैच्योरिटी पे कुछ नहीं आएगा। इंडोर्स करा तो क्रेडिटर लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, मैच्योरिटी पे क्रेडिटर को पैसा मिलेगा, तो मैं नो एंट्री। और बेटा बिल सेंड फॉर कलेक्शन पे मेरे पास पैसा नहीं आया, राइट आया है, जो राइट के बदले फ्यूचर में पैसा आएगा। सर उधर ड्रॉई क्या करेगा? ड्रॉई करेगा भाई कुछ भी हो जाए, कोई सा भी केस हो, ड्रॉई कहेगा भाई ये ऑप्शन मेरे पास नहीं है, आपको जो करना है करो, आप बिल संभाल के रखना है रखो, आपको बैंक को देना है, आपको इंडोर्स करना है, आपको सेंड करना है, जो करना है करो, पर मैं सीधा ऑन मैच्योरिटी पे बात करूंगा, सीधा मैच्योरिटी पे, मुझे कोई लेना देना नहीं है आपने क्या किया, आप बस यहां पे मुझे बिल दे दो, बिल्स पेबल, मेरा बिल वापस कर दो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और पैसा पकड़ो टू कैश, खत्म। जिसको चाहिए भाई, आपको लेना है आप ले दो, मेरा बिल दे दो, बस जिसके पास बिल है वो बिल दे दे और पैसा ले ले,
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश 94,400, 94,400 खत्म। दिस इज द बेसिक एंट्री जो हमारी बिल की होती है। दिस इज द बेसिक एंट्री जो हमारे बिल की होती है। नॉर्मली सेल की एंट्री क्लियर कर दी मैंने, फिर बिल लेने की एंट्री क्लियर कर दी, और फिर बिल के नॉर्मल ट्रीटमेंट की एंट्री कर दी कि बेटा बिल के पास 4 ऑप्शन है लेकिन ड्रॉई के पास एक ही ऑप्शन है पेमेंट का नॉर्मली। बढ़िया जी, बढ़िया जी, चलो जी, होप सो आपको एंट्री रिवाइज हो गई होंगी। इसके बेसिक क्वेश्चंस में आप कर सकते हो, पर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊंगा तो आगे बढ़ता हूं। अब जब मैं आगे बढ़ता हूं तो बेटा मेरे सामने ना, अब मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे सामने ध्यान सुनना, अब बिल के 3 ट्रीटमेंट होते हैं, ध्यान से सुनना, ये है मेन मुद्दा। सर 3 ट्रीटमेंट होंगे क्या? मैच्योरिटी पे, स्पेशली मैच्योरिटी पे 3 ट्रीटमेंट होंगे। बिल पेड नॉर्मली ऑन मैच्योरिटी, बिल को आपने नॉर्मली मैच्योरिटी पे पे कर दिया। अगर मैच्योरिटी पे पे कर दिया तो बेटा मैं लिखूंगा ऑलरेडी कवर। मैं इस ट्रीटमेंट को ऑलरेडी कवर कर चुका हूं बेटा। जो हमने अभी करा वो यही था कि भाई साहब मैच्योरिटी पे अगर बिल मेरे पास है तो मुझे पैसा आएगा, अगर मैंने डिस्काउंट करा दिया था, एंडोर्स करा दिया था तो मेरे को नो एंट्री, और बेटा अगर पॉइंट इज बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो पैसा आ जाएगा, बात खत्म। और वो नॉर्मल एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। दूसरा केस अब यहां पे होता है सर, एक तो ये ऑप्शन है नॉर्मली, दूसरा क्या है कि सर जी बिल रिटायर्ड अंडर रीबेट। ये क्या होता है सर? बिल रिटायर अंडर रीबेट, इसका मतलब होता है कि भैया आपने पेमेंट कर दी है नॉर्मली मैच्योरिटी पे नहीं, पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी डेट। ओ दैट मींस मैच्योरिटी से पहले पैसा पे कर दिया। वाह वाह वाह, आपने मैच्योरिटी से पहले पैसा कर दिया, इसे बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। और भैया जल्दी पैसा दे दिया, 3 महीने का बिल था, ड्रॉई आ गया है मेरे पास, कह रहा है सर जी 2 महीने में पैसा ले लो। 2 ही महीने बीते थे और आज ही खड़ा हो गया, कह रहा है 1 महीने पहले पैसा दे दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, लक्ष्मी को कौन मना करता है? कमेंट करो भाई, तुम करोगे लक्ष्मी को मना? लक्ष्मी को कौन मना करता है? आने दो भाई, जितनी आ रही आने दो माता दी। तो बाबू अब यहां पे जब पैसा सामने वाला देने को तैयार है तो मैं तो मना करूंगा नहीं, लेकिन मुद्दा ये होता है कि सामने वाला जल्दी पैसा देगा तो क्या वो कॉमर्स का नहीं है? क्या वो बिल को खेल रहा है? वो कॉमर्स का नहीं है, बिजनेस नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है? तो क्या वो डिस्काउंट नहीं मांगेगा? हाँ बिल्कुल मांगेगा। तो उस केस में आप क्या करते हो? आप कहते हो सर जी यहां पे मैच्योरिटी से पहले जिस दिन बिल रिटायर हो रहा है बाबू देखो, पहली एंट्री सेल करने की नॉर्मल, दूसरी एंट्री अगर मैं कहूं कि बिल रिसीव करने की नॉर्मल, और तीसरी एंट्री मैच्योरिटी से पहले ही बिल रिटायर करने की क्या होगी? ड्रॉर करेगा बेटा, कहेगा बाबू कोई बात नहीं, पैसा दे दो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, जितने का बिल है पैसा दो। ऑफ कोर्स 1 महीने पहले दिया है तो मैं डिस्काउंट दे दे रहा हूं, जिसे हम बोलेंगे रीबेट अलाउ। इवन डिस्काउंट भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट की जगह रीबेट इसलिए वर्ड यूज करते हैं क्योंकि ये पहले से पता नहीं होता, अनसर्टेन होता है, एकदम अचानक होता है, तो इसलिए बोल देते हैं रीबेट। बट डिस्काउंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। टू बिल रिसीवेबल, कि भैया लो पकड़ो अपना बिल, मान लो 1 लाख का बिल है और क्वेश्चन कह रहा है 1 लाख पे 12% के रेट से हम डिस्काउंट करेंगे, तो 1 लाख का 12%, और कितने महीने पहले दे दिया उसने? 1 महीने, तो बेटा अपना 1000 का डिस्काउंट, 99,000 जेब में। ओ और ड्रॉई क्या करेगा बाबू? जल्दी बताओ, ड्रॉई क्या पेश करेगा? ड्रॉई कहेगा बाबू इसी की रिवर्सल, कहेगा मेरा बिल्स पेबल दे दो 1 लाख, टू कैश पैसा पकड़ो, और बेटा नाचो जी नाचो, इसको फायदा, टू रीबेट रिसीव 1,99,000 ये पे करेगा, और कहीं ना कहीं 1000 का फायदा, खत्म। दिस इज रिटायरमेंट, दिस इज नॉर्मल। ये आम जिंदगी है बाबू। अब शुरू करेंगे मेंटोस जिंदगी। पहले ये नॉर्मल जिंदगी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यही बात इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो बेटा चैप्टर शुरू कर दो, इसके बाद तो क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म बाबू, खत्म। बस इतना सही है। अब मुझे बस ये लास्ट वाला पार्ट संभालना, ये है इस चैप्टर की आन बान और शान। आओ, पॉइंट ये है, इसे बोलेंगे सर जी तीसरा केस है बिल डिसऑनर्ड। ओ बिल डिसऑनर्ड, अच्छा डिसऑनर्ड बोले या कैंसल बोले, ऑलमोस्ट सेम एंट्री होगी, मैं लॉजिक बता दूंगा अभी। इसका मतलब ये है दैट इज वो पे ही नहीं कर रहा है, फेल्स टू पे ऑन मैच्योरिटी।
अब बेटा देखो डिसऑनर कब होता है, जब सामने वाला फेल हो जाए कि भाई तू पैसा देगा, वो कह रहा नहीं दूंगा, तो मैं कोर्ट से वसूलूंगा, मैं डिसऑनर करा देता हूं। भाई उसकी फॉर्मेलिटीज होती है, हमने डिटेल क्लास में करी है, अभी शॉर्ट में रिवाइज कराऊंगा। कैंसल कब होता है, जब सामने वाला खुद से आके रिक्वेस्ट करे कि सर जी मैं नहीं दे पाऊंगा पैसा, आप इस बिल को कैंसिल कर दो। बात तो सेम है, मैं बिल फाड़ू या आप आके मुझसे बिल फड़वाओ, दैट इज बिल कैंसिल है। बस अंतर ये होता है कि जब बिल डिसऑनर होता है ना, तो हमें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, हम पे प्रूफ करना पड़ता है कोर्ट को कि सामने वाली पार्टी पैसा नहीं दे रही, और कोर्ट हमारी बातें नहीं सुनता, वहां सुनता है नोटरी पब्लिक की। हाँ, इसका बहुत मस्ती से मिर्च मसाला पढ़ाता हूं, पर अभी के लिए सिंपल है कि कोर्ट के बाहर जो बैठे हैं लोग, वो नोटिस भेजते हैं नोटरी पब्लिक जी ड्रॉई को कि आप 48 घंटे 24 घंटे में पैसा दोगे या नहीं दोगे, रीजन दो, और अगर सफिशिएंट नहीं रीजन है तो हम ठप्पा लगा देंगे नोटरी स्टैंप कि बाबू ये पैसा नहीं दे रहा और ये बिल डिसऑनर हो चुका है। और उसके बदले वो लेते हैं नोटिंग चार्जेस, नॉमिनल से नोटिंग चार्जेस 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। अब मान लो 1 लाख का बिल है और मैच्योरिटी आ चुकी है और ड्रॉई ना जवाब दे रहा है ना कुछ, तो बाबू मैं चक्कर तो लगाऊंगा नहीं, मैं सीधा मैच्योरिटी के अगले दिन जाऊंगा नोटरी वालों को और नोटरी वालों को बोलूंगा नोटिस भेज दो। वो नोटिस भेजेंगे, आपने नोटिस का रिप्लाई नहीं किया, 1 लाख का बिल है, वो स्टैंप लगा देंगे बिल डिसऑनर। अब दिक्कत यह है कि जब 1 लाख का वो डिसऑनर होगा तो बाबू मेरे को बोले तो होल्डर ऑफ द बिल, अगर बिल मेरे पास है रिटेन कर रखा है तो मैं, अगर बिल बैंक के पास है तो बैंक, अगर बिल इंडोर्स करा है क्रेडिटर के पास है तो क्रेडिटर, अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर रखा है फिर से अगेन बैंक। होल्डर ऑफ द बिल हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया उसे ये प्रूव करना पड़ेगा, उसे नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे कि भैया ये बिल डिसऑनर हो गया। हाँ, लेकिन उसका खर्चा नहीं है ये। सर पेमेंट करना और खर्चा होना डिफरेंस है। मैंने आपके बिहाफ पे पेमेंट कर दी, इट डजंट मीन दिस इज माय एक्सपेंस। सेम एज कि नोटिंग चार्जेस मैं पे तो कर रहा हूं, चाहे मैं पे करूं, मेरी बैंक पे करे, चाहे मेरा क्रेडिटर पे करे, सर जी पे तो हमने किया, पर वसूला जाएगा किससे? ड्रॉई, तेरी गलती, तुझसे। दैट इज 1,05,000 रुपए में उससे वसूलूंगा, 1,05,000 में उससे वसूलूंगा। तो अल्टीमेट एंट्री क्या होगी बाबू? मजा आ जाएगा तुम्हें। डिसऑनर की लोग 50,000 एंट्री सिखाते हैं, मैं कह रहा हूं मैं एक कराऊंगा, बात खत्म बाबू, मैं लफड़े में नहीं डालूंगा। बिल डिसऑनर में बेटा बात खत्म। अच्छा, कैंसिलेशन होता तो क्या हो जाता? सेम एंट्री रहेगी, बस नोटिंग चार्जेस हट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें कोर्ट के चक्कर नोटरी पब्लिक के पास जाने की जरूरत नहीं है ना बाबू। जब तू खुद कह रहा है नहीं दे पाऊंगा तो मुझे कोर्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम आपस में सेटल करेंगे। अच्छा, तो डिसऑनर में जनरली हम कोर्ट में जाते हैं कि भैया अब केस करेंगे, और कैंसिलेशन में हम जनरली रिन्यूअल करते हैं, नया बिल लिखते हैं, कुछ सेटलमेंट करते हैं जिसमें नोटिंग चार्जेस बच जाता है, पर एंट्री सेम है। क्योंकि क्या होगा, सिंपल, ध्यान सुनो सर, आप कहोगे, आप क्या कहोगे? आप कहोगे कोई सा भी केस हो, चाहे बिल रिटेन कर रखा हो, चाहे बिल डिस्काउंट कर रखा हो, चाहे बिल इंडोर्स कर रखा हो, चाहे बिल सेंड फॉर कलेक्शन है, बेटा ड्रॉर एक एंट्री पास करेगा। सिंपल, आप रट्टा ना लगा के सिंपल लॉजिक के साथ समझो। ड्रॉर कहेगा बाबू मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लड़ाई आपस में सेटल होगी, थर्ड पार्टी को साइड कर दिया जाएगा। बाबू ड्रॉर और ड्रॉई लड़ाई करेंगे, चाहे डिसऑनर हो चाहे कैंसिलेशन हो, थर्ड पार्टी को लेना देना नहीं है। तो ड्रॉर कहेगा भाई सबसे पहले अगर बिल मेरे पास था तो पैसा आता, मुझे कैश अकाउंट डेबिट नहीं आ रहा है। अगर बैंक के पास था तो बैंक के पैसा आता, लेकिन अभी मुझे बैंक को देना पड़ेगा। अभी क्रेडिटर को आता, क्रेडिटर चुप हो जाता, लेकिन मुझे क्रेडिटर को फिर देना पड़ेगा। वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो राइट लेके बैठा था उसके बदले पैसा आता पर नहीं आया, तो भाई क्या होगा? तो होगा ये कि ड्रॉर बोलेगा ड्रॉई जी पैसा निकालो, ड्रॉई अकाउंट डेबिट। अगर डिसऑनर है तो 1 लाख का बिल, दैट इज बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, हम पूरा वसूलेंगे कि बेटा 1,05,000 रुपए चाहिए। अगर कैंसिलेशन है तो 1 लाख से ही आ जाएगा, क्योंकि नोटिंग चार्जेस 0 होंगे। 2, क्या जाएगा? दुनिया इधर से उधर हो जाए बेटा, ड्रॉर ऑलवेज ड्रॉई को डेबिट करेगा, क्योंकि अल्टीमेट कोर्ट में इसी से वसूलेंगे, चाहे कोर्ट हो चाहे कैंसिलेशन हो, इसी से वसूलेंगे। हमारे पास क्या जाएगा बेटा? अगर बिल हमने रिटेन कर रखा तो बिल रिसीवेबल जाएगा, और साथ में थोड़ा सा कैश जाएगा नोटिंग चार्जेस के नाम पे, शाबाश। अगर बेटा बिल मैंने डिस्काउंट करा था तो पूरा पैसा बिल के साथ में, पूरा पैसा मैं बैंक को दे दूंगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि बैंक को 1 लाख तो देना पड़ेगा पूरा का पूरा। 2 महीने बाद बैंक को पैसा मिला नहीं, बैंक रुकेगी नहीं, बैंक मेरे अकाउंट से माइनस, और बैंक 1 लाख नहीं माइनस करेगी, 1,05,000 नोटिंग चार्जेस के साथ में,
क्योंकि बैंक को पूरा चाहिए। ऐसे ही अगर बेटा मेरे पास नहीं है, क्रेडिटर के पास है, तो टू क्रेडिटर, पूरा पैसा मुझे क्रेडिटर को देना पड़ेगा और क्रेडिटर को भी 1,05,000 देना पड़ेगा क्योंकि नोटिंग चार्जेस उसने पे करे होंगे। और अगर बेटा राइट था तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, एक तो राइट खत्म होगा और साथ में अलग से बैंक को 500 रुपए नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो दिस इज द एंट्री ऑफ बिल डिसऑनर। बिल कैंसिलेशन होता तो ये नोटिंग चार्जेस की कहानी हट जाती, बाकी सेम एंट्री। बाबू जो है वो गया, बिल है तो बिल गया, बैंक है तो बैंक गया, क्रेडिटर है तो क्रेडिटर गया, सेंड फॉर कलेक्शन है तो सेंड फॉर कलेक्शन गया और अल्टीमेट वसूली ड्रॉई से होगी, खत्म। ये नॉर्मल एंट्री 1,00,000 1,00,000। अब नोटिंग चार्जेस हैं तो वो अलग से आ जाएंगे कि नोटिंग चार्जेस यहां ऐड हो जाएंगे और अगर बिल मेरे पास था तो मैंने पे किया होगा, बिल बैंक के पास है तो बैंक ने, क्रेडिटर के पास है तो क्रेडिटर के पास, जिसने दिया होगा उसको नोटिंग चार्जेस अलग से पे हो जाएंगे, खत्म, पक्की बात। उधर ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगा भाई? ड्रॉई क्या करेगा? ड्रॉई कहता है सर, ड्रॉई कहता है, ठीक है इधर ले लेता हूं मैं। ड्रॉई कहता है बाबू मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना। ड्रॉई कहता है मालिक जी गलती हो गई, आप हमारा बिल दे दो 1,00,000 रुपए का, साथ में खर्चा मेरा, आई नो नोटिंग चार्जेस मैं पे करूंगा तो मेरा खर्चा बता दो, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट अगर है तो, और मैं पैसा दूंगा टू ड्रॉर को। भाई मुझे बाकियों से लेना देना नहीं है, मुझे जितना भी टोटल बनता है वो ड्रॉर को पैसा पे करना है, दैट्स इट। क्लियर है? अगर ये कैंसिलेशन होता तो बेटा ये नोटिंग चार्जेस हट जाता, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, खत्म। दिस इज द ऑल अबाउट, चाहे वो आप डिसऑनर बोलो, चाहे वो आप कैंसिलेशन बोलो, चाहे वो पूरा मैंने यहाँ पे कर दिया, ये लो जी पूरा ट्रीटमेंट कर दिया। तीनों ट्रीटमेंट हैं बेटा, पैसा आ गया तो नॉर्मल केस, पैसा नहीं आया, पैसा पहले आ गया तो रिटायरमेंट, और पैसा नहीं आया तो बेटा डिसऑनर या कैंसिलेशन, कुछ भी बोलो कि भैया हमने बिल कैंसिल कर दिया या डिसऑनर कर दिया। अगर डिसऑनर होगा तो नोटिंग चार्जेस होंगे, कैंसिलेशन होगा तो नोटिंग चार्जेस नहीं होंगे, खत्म, पक्का। अब कैंसिलेशन के बाद क्या होता है बेटा? रिन्यूअल। रिन्यूअल में ये होता है कि सामने वाली पार्टी फिर से रिपीट एंट्री करवाती है, कहती है बाबू एक नया बिल लिख दो। उसमें ये होता है कि हो सकता है वो रिन्यूअल के लिए कहे कि भैया आपका 1,00,000 का बिल है, एक काम करो 50,000 कैश में ले लो, 50,000 का नया बिल लिख दो। अब नया बिल फ्री में तो लिखूंगा नहीं, तो उसके लिए मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो रिन्यूअल में क्या होता है बेटा, यही कर देता हूं मैं, रिन्यूअल की बात करूं। रिन्यूअल में क्या होता है? रिन्यूअल में एक तो आप जो ओरिजिनल बिल होता है, ओरिजिनल बिल जो पहले वाला बिल है उसे कैंसिल करोगे, वो एंट्री, और उसके बाद जब नया बिल लिखोगे तो आप कहोगे पार्टी से बेटा क्या आप मुझे कुछ कैश दे रहे हो सकता है वो कहे कि हम 50% कैश में पे कर देंगे। फिर नया बिल आएगा बेटा, न्यू बिल्स रिसीवेबल, बहुत बढ़िया, जितने का भी बिल होगा बिल लिखेंगे। टू ऑफ कोर्स ड्रॉई को डेबिट करके बैठा था, ड्रॉई खत्म, और साथ में बेटा मैं जितना एक्स्ट्रा टाइम उसे दूंगा उस एक्स्ट्रा टाइम का ब्याज लूंगा, जो मेरे लिए एक तरह की इंटरेस्ट इनकम है, जो एक तरह की इंटरेस्ट इनकम है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बताएगा कि भैया जो उसका पहले 1,00,000 था प्लस 5,000 का इंटरेस्ट जो है वो कैसे कैसे ले रहा है, क्वेश्चन कैश में ले रहा है या बिल में ले रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से बताएंगे। हो सकता है मान लो जैसे उसने बोला 1,00,000 का बिल है, 50,000 हम कैश में देंगे, 50,000 का बिल लिखेंगे, तो बेटा 50,000 कैश में और 50,000 प्लस इंटरेस्ट, 50,000 प्लस इंटरेस्ट आपका नया बिल हो जाएगा। हो सकता है वो कह दे कि कैश और इंटरेस्ट कैश में ले लेंगे, तो 50,000 ये, और वो कह रहा है जो एक्स्ट्रा नया बिल पे इंटरेस्ट है ना वो भी इंटरेस्ट भी कैश में अभी ले लेंगे, बस नया बिल 50,000 का आएगा। तो वो क्वेश्चन डिपेंड करेगा जैसा बोलेगा। ये ड्रॉर एंट्री पास करेगा। और ड्रॉई क्या कहेगा? ड्रॉई कहेगा बाबू सिंपल सी बात है, ड्रॉई कहेगा बाबू हमें क्या करना है, हमारा ड्रॉर जी आ जाओ, हम आपको पे कर देते हैं, जितना हम दे सकते हैं देंगे, प्लस हमारे लिए खर्चा होगा, हम इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं। तो टू कैश और टू न्यू बिल्स पेबल, टू न्यू बिल्स पेबल। तो रिन्यूअल की एंट्री ये हो जाती है, बात खत्म। जब भी नया बिल लिखा जाएगा तो आपको ये एंट्री माननी है, बात खत्म। इंसॉल्वेंसी क्वेश्चन में देखते हैं, बाकी हमारे लिए ऑलमोस्ट काम खत्म। तो बेटा मैंने आपको एंट्रीज प्रॉपर रिवाइज करा दी क्योंकि चैप्टर में एंट्रीज ही हैं। हमने सारी अकाउंटिंग एंट्री, बेसिक एंट्री रिवाइज करी। बेटा अच्छे से इन एंट्रीज को रिवाइज करना, क्योंकि अगर एंट्रीज क्लियर नहीं है तो बेटा चैप्टर बेकार है। आओ एक क्वेश्चन निपटाता हूं मैं जल्दी से। कह रहा है रीता, बेटा आराम से देखना, आपकी बुक का क्वेश्चन भी और कई बार एग्जाम में आया। रीता ने उधार ले रखा है श्रीमन से, ठीक है ना। तो बेटा बेसिकली श्रीमन से 1,00,000 का उधार है। रीता ने एक बिल एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब बिल एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये ड्रॉई हो गई, शाबाश। 1 अक्टूबर 2021 को,
और श्रीमन ने ड्रॉ करा, दिस इज ड्रॉ, कितने महीने कितने का अमाउंट का है, सेम 3 अमाउंट, 1 लाख का 3 महीने का बिल है, ठीक है जी। तो सबसे पहले इस बार सेल परचेज की एंट्री नहीं होगी, इस बार सीधा बिल रिसीव करने की एंट्री होगी, ठीक है। श्रीमन ने इस बिल को डिस्काउंट कराया बेटा बैंक से 99,000 में 3 अक्टूबर को, शबाश, सीधा पैसा आएगा, हमने अपने पास नहीं रखा, डिस्काउंट कराया। लेकिन जैसे ही ड्यू डेट आने वाली थी उससे पहले रीता ने अप्रोच करा श्रीमन को कि भैया नया बिल लिख दो, तो पुराने वाले बिल को तो फाड़ के फेंकना पड़ेगा, क्योंकि बैंक तो पैसा मांगने आएगी, अब बैंक को तो मिलेगा नहीं सर जी, तो बैंक को हमें देना पड़ेगा और हम रीता से वसूलेंगे और रीता को फिर क्या करेंगे, नया बिल लिखेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, श्रीमन ने कंडीशन लगाई है कि भैया 50,000 रुपए, जो भी 1 लाख का बिल था ना उसमें से 50,000 रुपए तो हमें अभी चाहिए इमीडिएटली, साथ में ब्याज भी चाहिए रिमेनिंग अमाउंट पे 12% 3 महीने का। क्यों? क्योंकि अगले 3 महीने और अलाउ कर रहा हूं मैं, 3 महीने पहले दिए थे, 3 महीने और अलाउ कर रहा हूं, तो नया बिल जो लिखेंगे वो बाकी के बैलेंस का लिखेंगे, पैसा 50,000 रुपए और ब्याज का अभी के अभी चाहिए। भाई साहब बैलेंस बढ़िया, रीता एक्सेप्ट हो गई है नया बिल और फिर ये अरेंजमेंट हो गई, और उसके बाद बेटा कुछ टाइम बाद पता चला कि रीता इंसॉल्वेंट हो गई और सिर्फ 40% उससे मिलेगा, मतलब 60% डूबेगा, 40% उसकी स्टेट से मिलेगा। 40 पैसा भी बोल देता है कई बार, पैसा बोले 1 रुपए के बदले 40 पैसा, मतलब 100 के बदले 1 रुपए में 100 पैसे होते ना, 100 के बदले 40, मतलब 40% की बात कर रहा है। बताओ, फटाक से एंट्री मारो, आ जाओ। भाई साहब श्रीमन बोला है मैं तो दोनों की मारूंगा, हाँ मैं तो दोनों एंट्री करूंगा बाबू। ये रही हमारी डेट, ठीक है, और ये रहा हमारा फॉर्मेट वही है जनरल का, मैं फॉर्मेट अभी नहीं बनाऊंगा, मैं नॉर्मल एंट्री मारूंगा। इन दी बुक्स ऑफ श्रीमन, जो मेरी ड्रॉर है, और इन दी बुक्स ऑफ रीता। क्वेश्चन ने नहीं बोला, पर हम करेंगे बेटा सेवा, तभी तो मिलेगी मेवा, ड्राइंग। लो भाई, क्या सर इसमें सेल परचेज की एंट्री माननी पड़ेगी? नहीं मेरे बच्चे, सीधी एंट्री होगी 1 अक्टूबर। हाँ भाई, 1 अक्टूबर 2000, कौन सा ईयर है, 1 अक्टूबर 2021। बेटा रीता ने बिल एक्सेप्ट किया है, श्रीमन के पास आया, तो इसके पास लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीता। भाई रीता से लेना होगा, रीता से डेबिट द रिसीवर होगी, अभी खत्म अकाउंट, कितना, 1 लाख और 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, बीइंग बिल रिसीव। और बेटा वो क्या एंट्री पास करेगी, वो कहेगी बाबू हमने बिल दिया है, वो कहेगी भाई साहब श्रीमन जी आ जाओ, श्रीमन जी, ओ श्रीमन जी, श्रीमन डेबिट, क्रेडिटर है, खत्म 1 लाख, और बिल ले लो भाई, पकड़ो, टू बिल्स पेबल 1 लाख, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, खत्म जी खत्म। बढ़िया है जी, बढ़िया है, आराम से, इजी है भाई, बहुत इजी चैप्टर है, लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। अगला आ जाओ बेटा, अगली डेट क्या है, कह रहा है 3 अक्टूबर को, इंतजार नहीं हुआ है श्रीमन को, इसने उठा के बिल डिस्काउंट करा लिया, बैंक से पैसा निकाल लिया, एंट्री बोलो फटाक से, बैंक जी आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस, नुकसान हुआ है क्योंकि 1000 रुपए कम आए हैं, और बेटा बिल गया टू बिल्स रिसीवेबल, कितने का बिल था, 1 लाख। क्वेश्चन ने बोला है जेब में आया 99,000, मैं नहीं बोल रहा बाबू, क्वेश्चन बोल रहा है। अगर क्वेश्चन में रेट दिया होता तो 1 लाख पे रेट लगा देते 2 महीने का भाई, पर अभी तो क्वेश्चन ने बता दिया, तो 1000 का हमें नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, पैसा भी तो जल्दी आया, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। उधर वो क्या करेगा एंट्री, वो क्या करेगा, हाँ भाई श्रीमन क्या, रीता क्या करेगी, नो 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 एंट्री, क्यों, वो तो मैच्योरिटी पे बात करेगी, मैच्योरिटी पे। अब बाबू वो कह रहा है अगर इसकी मैच्योरिटी निकाले तो 3 महीने का बिल है, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, मतलब मोटा मोटा 3 जनवरी को ड्यू डेट है, 3 जनवरी 2022 को ड्यू डेट है। पर मजे की बात है, मैं ड्यू डेट यहां लिखूं ना तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसने बोला ड्यू डेट से पहले ही रीता आई और कह रही नया बिल लिख दो, तो इस बिल का क्या करें भाई, इस बिल को क्या करें, पहले इसको कैंसिल करो। अब कैंसिल करने के लिए हम क्या बोलेंगे, रीता जी ये तो गलत बात है, आप पैसा निकालो, क्यों, क्योंकि मेरी बैंक को पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक मेरे अकाउंट से मुझसे लेगी, दैट इज मुझे पैसा देना पड़ेगा, कितना भैया 99, नहीं बैंक ने मुझे जल्दी दिया था, तो बैंक को उम्मीद थी 1 लाख की, बैंक मुझसे पूरा 1 लाख वसूलेगी। अगर बेटा नोटिंग चार्जेस होते तो वो भी ऐड करके लिखता, क्योंकि ये डिसऑनर नहीं है, कैंसिलेशन, इसलिए नोटिंग चार्जेस बच गए। तो रीता जी चलो कोई बात नहीं, 1 लाख निकालो और 1 लाख मुझे बैंक को देना है, बीइंग बिल कैंसिल,
बीइंग बिल कैंसल। और बेटा उधर क्या होगा, वो कहेगी हाँ 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 मैं भी इधर अपना पुराना वाला बिल फाड़ के फेंक देती हूँ, क्योंकि मुझे ये बिल का पैसा देना चाहिए था, बिल्स पेबल टू कैश, पर मैंने नहीं दिया, मैं दे रही हूँ श्रीमन जी, मैं अभी आपको पैसा दे रही हूँ, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 खत्म। चलो जी, पहले बिल कैंसिल हो गया। अब जैसे ही बिल कैंसिल होगा बाबू, सेम डे मेरे बच्चे, सेम डे हम नया बिल लिखेंगे। पर अब नए बिल लिखने की कंडीशन क्या है कि बाबू सारा पैसा नहीं, कुछ पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट, नया बिल आएगा न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीता। तो रीता जी देखो, हिसाब में एक चीज तो पक्का है, 1,00,000 आपसे चाहिए, जिसमें से 50,000 तो कैश आ रहा है और बाकी 50,000 पे बेटा ब्याज लगेगा 3 महीने का, तो वो मेरी इनकम, इंटरेस्ट इनकम। बताओ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 1,00,000 में से 50 तो अभी दे रहे हैं, तो बैलेंस कितना बचा बाबू 50,000, और 50,000 पे ब्याज का रेट है कितना 12%, अगले 3 महीने और अलाउ कर रहे हैं, तो 12% 3 महीने का, 12% 3 महीने का बेटा ये हो जाएगा 1,500 रुपए। तो इसका मतलब 50,000 प्लस लिखा है बाबू, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, टुगेदर विद इंटरेस्ट कैश में मिल रहा है, और बाकी जो बैलेंस है उसके लिए बिल लिख रहे हैं। तो भैया बैलेंस क्या, पहले पेमेंट क्या है 50,000 प्लस 1,500, 51,500 कैश आएगा, और बाकी जो 50,000 बचा एग्जैक्ट वो आपका बिल, वो आपका बिल मेरे बच्चे, वो आपका बिल, दैट इज बीइंग बिल रिन्यूड, बीइंग बिल रिन्यूड। बढ़िया। और इधर ये एंट्री पास क्या कहेगी, ये कहेगी भैया जी श्रीमन आ जाओ, आपको 1,00,000 देना है, प्लस मैं इंटरेस्ट भी दूंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 1,500, और 1,500 में कैसे 51,500 तो आप कैश ले लो अभी के अभी, 50 प्लस इंटरेस्ट, और बाकी के लिए बाबू न्यू बिल्स पेबल, ओ न्यू बिल्स पेबल 50, बीइंग बिल रिन्यूड। ठीक है, बीइंग बिल रिन्यूड। अब अगला पॉइंट क्या होगा बेटा, अब यहां तक तो मैंने सिखाया था प्रॉपर, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल लिखा, बिल डिस्काउंट कराया, बिल कैंसिल हुआ और बिल रिन्यू हो गया, ये चारों इवेंट थे। अब इसके बाद जो हुआ है वो बिल इंसॉल्वेंस, रीता इंसॉल्वेंट हो गई, जब इंसॉल्वेंट होगी तो बाबू वो बिल अगेन कैंसिल हो जाएगा, और इस बार डिसऑनर नहीं, क्यों, क्योंकि इस बार तो कोर्ट खुद बता रही है बेटा ये पैसा नहीं दे पाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, अब मुझे ड्यू डेट तो यहां पता नहीं है इसकी, इसको डेट मिसिंग छोड़ दो, हम क्या करेंगे बेटा, हम कहेंगे पहले जो बिल लिया था, ऑफ कोर्स इस बिल का मैंने कुछ नहीं किया, ये बिल मेरे पास है, तो बाबू पहले कैंसिल करेंगे, तो हम कहेंगे रीता जी हद हो गई, रीता फिर से डेबिट कितना 50,000, क्योंकि नया बिल कितने का था 50,000 का, रीता जी आपसे 50,000 चाहिए, क्योंकि आपको ये नए बिल का पैसा देना था, ये नया बिल फाड़ के फेंको, क्योंकि कोर्ट का नोटिस आ गया कि आप इंसॉल्वेंट हो चुके हो, दैट इज मेरे लिए एक तरह का बिल डिसऑनर हो गया। सर यहाँ नोटिंग चार्जेस क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट ही मुझे बता रहा है कि आपका बिल खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, सेटलमेंट हो रही है। अच्छा, रीता कहेगी हाँ जी वक्त खराब चल रहा है, बिल दे दो, फाड़ के फेंक दो, और मैं आपको अभी पैसा दिलवाता हूं कोर्ट से, जितना मेरा बनता है मैं दिलवा सकता हूं, श्रीमन 50,000 50,000, जितने का नया बिल है उतने की लायबिलिटी खत्म, बीइंग बिल्स डिसऑनर। ठीक है, और लास्ट बाबू, लास्ट पॉइंट कि जब इंसॉल्वेंसी पे सेटलमेंट होगी, जब इंसॉल्वेंसी पे सेटलमेंट होगी तो हम कहेंगे बेटा पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट, रीता से पैसा आएगा, लेकिन क्या सारा आएगा क्या, नहीं, इंसॉल्वेंसी पे 40 पैसा या 40% आएगा, इसका मतलब है जो नहीं आएगा वो बैंक डेब्ट। ओ टू रीता बेटा 50,000 में से 40% बोले तो 20,000 आया और 30,000 नहीं आया, बीइंग अकाउंट सेटल्ड, बीइंग अमाउंट सेटल, कि भैया हो गया काम खत्म। और उधर वो क्या एंट्री करेगी, वो कहेगी देखो जो दे पाऊंगी दे देती हूं, श्रीमन जी आ जाओ, श्रीमन डेबिट 50,000, लो पकड़ो पैसा टू कैश, 40% तो हम दे पाएंगे, और जो नहीं दे पाएंगे बेटा उसे यहां लिखेंगे टू डेफिशिएंसी। ओ वो बैड डेप्ट, और ये डेफिशिएंसी कमी हो गई, हाँ जी सर कमी हो गई, कितना 30,000, बीइंग अकाउंट सेटल या बीइंग अमाउंट सेटल, खत्म मेरे बच्चों खत्म। तो बाबू मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी बातें समझा दी हैं, ठीक है, अगर आप देखा जाए
ट्रेड बिल से रिलेटेड बेटा ये दो एंट्री होती है इंसॉल्वेंसी की, हमेशा बिल कैंसिल होगा, हमेशा बिल कैंसिल होगा और फिर इंसॉल्वेंट में सेटलमेंट होगी। क्लियर है? रिन्यूअल पे भी दो काम होंगे बेटा, एक रिन्यूअल पे पहला काम होगा बेटा कि हमेशा एक बिल कैंसिल होगा, पहले बिल कैंसिल होगा और फिर रिन्यूअल होगा, फिर रिन्यूअल होगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी बेसिक एंट्री, इसके अलावा बाकी तो अपनी बेसिक एंट्री, इसके अलावा बाकी अपनी बेसिक एंट्री। ठीक है, दिस इज अबाउट चैप्टर ट्रेड बिल। ठीक है, अब उठाओ क्वेश्चन करो यार। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जो बचेंगी वो लाइव सेशंस में कर लेंगे। पर मैं तो इतना ही बोलूंगा बेटा कि अपना जीएनजी में इतना अपना कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है, अब इनकी प्रैक्टिस कर दो धड़ाकेदार। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच, मजा आया? कमेंट कर दो प्यारा सा एक जल्दी से कि सर जी अब बढ़िया ठोकना है, फोड़ना है मेरे बच्चे। एक प्यारा सा कमेंट कर दो, आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं और सबको रिप्लाई करता हूं, मेरे को बहुत मजा आता है, आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, दिल लगा के पढ़ते रहो। ठीक है, अगले सेशन में आपका अकोमोडेशन बिल का जज्बा खत्म कर दूंगा कि भाई डर लगता है, आजा 10 में से 10। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फॉलो डीसी लाइन और लाइक करो, शेयर करो, प्यारा सा कमेंट करो। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे।